बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला किया है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो है हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे, जबकि PTI और JUIFA के दरमियान इत्तेहाद से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात के लिए 5-5 रुकनी कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं, जबकि विफाकी काबीना का इजलास हुआ। विफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला किया है, कितना खुश आइंद है? देखिए, अब महमूद खान अचकज़ई साहब जी अपने दोस्त साबिका और मेरे ख्याल से मौजूदा भी उनके दोस्त ही हैं सियासी इख्तलाफात के वक्त। ये महमूद खान अचकज़ई साहब अब जरदारी साहब से बात करेंगे और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से। और ये जो मकालमा होगा इन तीन शख्सियात का, यानी महमूद खान अचकज़ई और अब्दुल समद अचकज़ई, शहीद के साहबजादे महमूद खान अचकज़ई, जिनका पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा, उनके वालिद का भी और इनका भी नाम, तो इनकी जिम्मेदारी है कि अभी ये हुकूमती शख्सियात से ये मिलेंगे। और अचकज़ई साहब जो हैं वो ऐसी शख्सियत नहीं है जो जिनसे सियासी सतह पे अगर कोई बात करे कोई भी शख्स, तो किसी भी नुक्ते पे वो अचकज़ई साहब से अपने आप को बढ़ा पाएगा सियासी नुक्ते नज़र से। अब ये मुलाकातें कब होती हैं, कैसे होती हैं, ये देखना है। लेकिन दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान रब्ता जो है वो, यानी तहरीक इंसाफ जो है वो एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाक उसके थ्रू उनका जो है वो अचकज़ई साहब, दूसरा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी रब्ता हो गया है। और वो फजलुर रहमान साहब खुद गालिबन जो कमेटी है उस अगला इजलास सऊदी अरेबिया में है वो, तो वो खुद उसमें जो है वो उसमें शरीक होने जा रहे हैं। लेकिन कहीं पर एक और इत्तेहाद भी खामोशी से जन्म पा रहा है तहरीक इंसाफ का। एक खामोश इत्तेहाद होगा, शायद उसका ऐलान ना हो, लेकिन वो जो इत्तेहाद है जिसके बारे में दोनों तरफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बस है, रब्ता है लेकिन कोई इत्तेहाद नहीं है सच, और वो है तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। और वो शायद कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसकी ना हो, लेकिन एक खामोश अंडरस्टैंडिंग किसी सतह पे इनके दरमियान हो रही है। और ये जो है अब इसमें जो जमात इस्लामी ने कल कहा कि हम अपनी पोजीशन अलग रखेंगे, जमात इस्लामी ज़ाहिर है उस इत्तेहाद में शायद ना जाए जहाँ पे मौलाना साहब हों, तो मौलाना साहब चूँकि करीब आ रहे हैं तो शायद जमात इस्लामी थोड़ा सा डिस्टेंस करके और वो अपनी अलग से अपनी स्ट्रीट पावर भी शो कर रही है और वो सियासत से हटके एक अवामी इशू को लेकर सामने आई हुई है, तो इसलिए जो है, लेकिन वो अगर सियासी इशू उनका अवामी इशू भी ज़रा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो पूरा सेटअप ही फारिग हो जाएगा। वो अवामी इशू भी तो IPP स्किन की हैं और वो यहाँ से गालिबन जाने को तैयार नहीं और हुकूमत उनसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि हुकूमत के जो मैंने आपसे कहा ना वो तो मतलब किन की IPPs हैं जो 90 की दहाई से काम कर रही हैं, बहुत से लोग फारिग होते हैं। और उसमें इशू ये नहीं कि अब मुआहदे, मैं ज़ाती मेरी तो राय है कि जिन्होंने पैसा लूटा इस मुल्क का वो वापस आना चाहिए। ना सिर्फ ये कि मुआहदे आ गए, लेकिन ये होता है ना कि वो जी बैनुल अक़वामी गारंटियाँ हैं, वो यहाँ बैठे हुए लोगों ने बैनुल अक़वामी गारंटियाँ ली हुई हैं। अक्सर तो ऐसे हैं जिन्होंने फ्रंट में नहीं बाहर के लोग रखे होते हैं, यानी वो पीछे खुद होते हैं, सामने कोई टोनी, कोई मोनी, कोई अरब नाम, कोई तुर्की नाम, कोई चीनी नाम, ताकि हम पीछे रहें और ये आगे आ जाएं तो उस वक्त कहेंगे जी फ्रंट में बरादर मुल्क और ये और सारा जिसने अमेरिकन रखे हुए, तो वो इशू ही, और वो उनका ख्याल ही होता है कि हमारे पर हाथ डालना मुश्किल है। 12-12 मुल्कों की नशरियतें लोगों के पास, 12-12 मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं।
तो वो अपना पूरा एक अरेंजमेंट करके बैठे होते हैं कि भाई ये कल को सूरत हाल ऐसी हो तो हम सबसे पहले तो हम यहाँ से बचें। लेकिन ना मईशत, ना ये दहशतगर्दी की भी कई शक्लें हैं ना। मैं ये हार्डकोर टेररिज्म से इक्वल या उससे ज़्यादा अहमियत ज़ाती हैसियत में मैं माशी दहशतगर्दी को देता हूँ, क्योंकि उसमें एक दफ़ा आदमी किसी शख्स की जान जाती है। यहाँ पे 25 करोड़ अवाम हर रोज़ सुबह मरते हैं, दोपहर को मरते हैं, रात को मरते हैं, फिर मरते हैं, फिर मरते हैं। तो ये माशी दहशतगर्दी जो है ये मेरे नज़दीक ज़्यादा बड़ा एक जुर्म है, और इसकी सज़ा उस दहशतगर्दी से ज़्यादा होनी चाहिए। इनको भी कल अदम करार दे देना चाहिए, इन तमाम शख्सियात को। सियासी जमातों से हट के बाकी भी तो गैंग्स है ना, माफियाज है ना। DGI स्पेयर ने क्या कहा था उस दिन? माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। माफिया जो है वो उन्होंने शायद सियासी माफिया कहा था या कोई, लेकिन माफिया में तो सब होते हैं ना, उसमें तो सब ने अपना हिस्सा डाला होता है। तो वो चाहे ये IPPs के पीछे चले गए अगर जमात इस्लामी वाले से, इन्होंने अगर 50% इन्होंने सिर्फ माहदे खुलवा के पब्लिक के सामने रख दी है ना कि इसका कौन कौन है इसमें, तो बस समझे कि बाकी काम। और ये देखें अब आने वाले दिनों में क्या होता है। मशरिक़ वस्ता के और यहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं, और मुझे आज जो है वो बड़ी शिद्दत से, मैं अपनी ज़ाती थोड़ी सी बात करूँ, 2003 में तो खैर इराक़ जाना हुआ था, लेकिन उसके बाद 2005-06 में और बाद में, तो मुझे आज अपने जो मेंटोर होते हैं या जिनसे आपने मशरिक़ वस्ता को सीखा होता है और बहुत वक्त गुजारा होता है उनके साथ, मुख्तलिफ जो है ना वो सफ़र भी किया होता है, और वो मुझे आज बहुत याद आ रहे थे तमाम रोज़। और मैं उनसे, अगर वो हयात होते, 2020 में वो दुनिया से चले गए। जो हमारी नई नस्ल है शायद उनको ना जानती हो, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते भी हैं, रॉबर्ट फिस्क को, और उनके साथ बड़ा वक्त गुजरा। तो कोविड के दौरान उनकी डेथ हो गई थी और बंद था सारा, आयरलैंड में उनकी तदफीन हुई। तो रॉबर्ट फिस्क को आज मैं याद कर रहा था, और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और उनके साथ ये जो मैं सफ़र करता था, मैं एक तरह से उनके पीछे पीछे, एक हमारा ग्रुप था, मैंने तस्वीर को थोड़ा सा बाकी, तो पाकिस्तान से मैं था, एक वाशिंगटन पोस्ट के हमारे साथी बड़े ज़बरदस्त हैं, वो एक न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंडिया के बड़े एडिटर हैं, वो भी रॉबर्ट फिस्क, मतलब एक हमारा एक कहते हैं ना एक अपनी माफिया थी छोटी सी जो मूव करती थी। रॉबर्ट फिस्क हमारे जो है ना मेंटोर थे। तो रॉबर्ट फिस्क जो है ना वो एक कमाल शख्सियत है, मतलब एक इंडिया से, एक पाकिस्तान से मैं, और जो है वो मशरिक़ वस्ता से तो बाकी लोग ही, और लेकिन अमेरिका से वाशिंगटन पोस्ट, यहाँ से टाइम्स इंडिपेंडेंट के लिए लिखते थे। तो इनके साथ, और कमाल की इनकी अरबी होती थी, और इनकी इतनी इज्जत थी वहाँ। ये 1975-76 से शायद आके वहाँ आबाद हो गए थे, बैरूत में ही रहते थे। तो इनके साथ फिर इन्होंने साबिर शतीला कैंप्स, और फिर इन्होंने जो है वो उसामा बिन लादेन का एक इंटरव्यू जो बहुत बड़ा सा यहाँ पे दुनिया में छपा था, जिसमें वो घोड़े पे बैठे वो भी इन्होंने किया हुआ था। फिर इन्होंने ईरान का इनकलाब कवर किया हुआ था। बड़ी नॉलेज, बहुत इन डेप्थ, और इतना अच्छा और ख़ूबसूरत आदमी था ये रॉबर्ट फिस्क। तो मैं आज इनको मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं ये सोच रहा था कि उस वक्त सिर्फ इन्होंने ये बताया था कि दाहिया का जो इलाका है, दाहिया में बड़े हिजबुल्लाह वाले भी इनकी बड़ी इज्जत करते थे, क्रिश्चियंस वहाँ पर थे वो भी बड़ी इज्जत करते थे, जो सुन्नी, मतलब तमाम लोग। और सीरिया तो ये ऐसे आते जाते थे, अरबी ऐसे बोलते थे कि आदमी परेशान हो जाता था। तो इनकी जो पिटी द नेशन और बाकी जो इनकी किताबें हैं, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन और बाकी सारी, वो नई नस्ल को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बराह करम अगर मशरिक़ वस्ता को समझना है तो इनकी बुक्स आप जरूर पढ़ें, ग्रेट वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। तो अब उस वक्त इन्होंने मुझे कहा था कि दाहिया डॉक्ट्रिन ये बड़ा जिक्र करते थे, क्योंकि 2005-06 में दाहिया, हिजबुल्लाह की क़यादत दाहिया में मुकीम है ना, सैयद हसन नसरुल्लाह। वैसे एक तरह से ऑफिस है सिंबॉलिकली, लेकिन वो वहाँ पर होते नहीं है। मतलब अगर आप सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करनी हो तो वो एन उस वक्त वहाँ वो किसी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स में से किसी एक बिल्डिंग में वो आ जाते हैं, लेकिन ये है कि वो वहाँ पर उनका मुस्तकिल क़याम नहीं है। लेकिन बहरहाल जो दाहिया का इलाका है वो
एक तरह से आप समझें कि ये सबब्स बैरूत, रफ़ीक हरेरी एयरपोर्ट से आप जाएं तो मतलब एक तरफ शहर है, एक दूसरी साइड पे सबब्स में ये है। और अगर आप वहाँ पे सड़कों पे, जो मेरा वहाँ पे आखिरी एक बड़ा, क्योंकि उसके बाद तो ब्लास्ट हुआ और ट्रैवलिंग वगैरह रुक गई, तो जनरल कासिम सुलेमानी जो है उनकी जब उनको हिट किया था तो उसके फ़ौरन बाद वहाँ पे ये जाने का इत्तेफाक हुआ था। और ये मैंने वहाँ पे ये सड़क, ये दाहिया की तरफ जाता हुआ रोड है, और यहाँ से फिर जब आप यहाँ पर आप आ जाए ना तो उसके बाद फिर आप पूरी दुनिया की नज़रों में हो जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया आपको देख रही होती है कि ये कौन सी गाड़ी, कौन सा शख्स ये दाहिया के इलाके में दाखिल हुआ है। और आपको जाहिर है कि फिर ट्रैवल करते करते तो दाहिया के इलाके में जो मैं वहाँ पर काफ़ी जाहिर है कि वहाँ परमिशन, और एक वहाँ पे जगह जहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ लोग जो हिज़्बुल्लाह और हमास के लोग जो लेबनान के अंदर जो हैं वो अपनी जानों से गए, जिनको निशाना बनाया गया, ये दाहिया का इलाका है। तो ये जो जगह है ना, यहाँ तो नो एंट्री, यहाँ तो पहुँच ही नहीं सकता कोई, जहाँ पर मुझे उन्होंने एक्सेस दी, ये मैं खड़ा हुआ इत्तेफाक से। अच्छा, ये जो है ना, ये मुख्तलिफ लोग जो वहाँ पे निशाना बने इसराइल का, तो ये उनकी जो है ये उनकी यहाँ पे तदफीन हुई हुई है दाहिया के अंदर। और पीछे जो आपको वो नज़र आ रहे हैं वो उनके वो आप समझ लें कि मुजस्मे तो नहीं, जैसे होते ना हार्ड बोर्ड के ऊपर उनकी वो हर जो कब्र है उसके पीछे वो उनकी तस्वीर रखी हुई है, कुरान शरीफ, और ये जो है ना पीछे उनके। तो यहाँ तक मुझे यहाँ पर एक्सेस नहीं देते, किसी को भी नहीं आने देते बाहर से। तो यहाँ पर मुझे फिर खसूसी तौर पे सैयद हसन नसरुल्लाह से बात हुई, और उन्होंने कहा कि ये दस्तूर को ले जाओ, वहाँ पे दिखाओ जगह। तो मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ पर फिर ये हुआ कि वो इनके ऑफिस में फिर जिनसे मेरी मुलाकात हुई उनको भी बाद में फिर वो भी निशाना बन गए। कुछ अरसे पहले वहाँ पर उनकी भी डेथ हुई। ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स हिट हुई हैं बहुत बुरी तरह से अभी हालिया दिनों में। अच्छा, अब ये यहाँ से तमाम जो मिलिट्री और कमांड सेंटर और बाकी सारा वो दाहिया से शिफ्ट हो गया है सेंटर ऑफ द बैरूत पिछले 24 घंटों में। और देखना भी ये है कि ईरान जो है वो किस तरह से, ईरान क्या करता है, हिजबुल्लाह का क्या नुक्ता नज़र है, और इसमें जो है वो सीरिया और बाकी ममालिक की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, और जंग कहाँ तक फैलती है। वहाँ पर नेतन्याहू और वो टेलीफोन्स वो भी बंकर्स में चले गए हैं सारे, और अपने सैटेलाइट फ़ोन्स, स्पेशल जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास एक ख़ास किस्म के फ़ोन्स होते हैं, वो ये सारे मुल्कों की मीन सारे मुल्कों की, वो अगर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो फिर इन टेलीफोनों से नहीं कर रहे होते। वो कभी कभी जो है ना सिविलियंस के साथ बात कर लेते हैं इन फ़ोन्स पे, लेकिन आपस में उनका जो बातचीत होती है वो इस फ़ोन पे नहीं होती। तमाम मुल्कों मीन्स तमाम मुल्कों, तमाम बड़े मुल्कों। तो वो उनके स्पेशल होते हैं जो उन तक ही महदूद होते हैं, और उनके अपने सारे, तो वो सिस्टम उनका एक्टिव हो गया है, और वो सारा जो है। अब इसमें 2-3 यहाँ पे बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो ये है कि जो ईरान में है अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि वो क्या उसको हिट किया मिसाइल ने, या उसको हिट किया किसी प्रोजेक्टाइल ने, जहाँ पे इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। इस्माइल हानिया जो है उनकी आज जो है वो तदफीन हुई। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे दोहा में, और अमीर कतर भी थे। अमीर कतर जो हैं वो और उनके वालिद तमीम बिन अहमद सानी, खुद अमीर कतर और उनके वालिद दोनों जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। तो अब इसमें जो एक सवाल यहाँ पे, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पे यकीन किया जाए, यहाँ से अभी एक मुतबादिल रद्दमल भी आना है, और एक शॉक भी है, और इंटरनल जाहिर है कि बहुत कुछ ईरान में हो रहा होगा इस वक्त, ईरान में भी और खत्ते में भी हो रहा होगा। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है जिसमें वो ये कहते हैं कि 2 महीने पहले वो एक्सप्लोजिव रख दिया गया था। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की अच्छा, ईरान से लोग अभी खामोश हैं, उनका कोई इस पे हतमी नहीं आया
इलामिया के वो प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है या मिसाइल ने हिट किया है या कमरे में एक्सप्लोजिव रखा हुआ था। और अब यहां पर एक बड़ी अजीब सिचुएशन, एक सवाल खड़ा होता है कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पे यकीन किया जाए कि 2 महीने पहले से वहां पर बारूदी मवाद रखा हुआ था और फिर एक टेलीफोन कॉल आई, तो इसका मतलब यह है कि 2 महीने पहले किसी को इल्म था कि सैयद इब्राहिम रईसी का हादसा होगा और फिर एक जो है तकरीब होगी, या ये है क्योंकि 2 महीने तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रही कि न्यूयॉर्क टाइम्स 2 महीने क्यों कह रहा है, तो 15 दिन क्यों नहीं कह रहा। तो एक तो मैंने आज ईरान कहा, पूछा 2-4 लोगों से कि भाई इसका रिबटल बड़ा जरूरी है कि इसका मतलब है कि वो कोई ऐसे लोग थे जिनको ये पता था कि जहाज क्रैश होगा, फिर जहाज क्रैश होने के बाद वो यहां रखेंगे लाके, फिर नए सदर आएंगे, फिर नए सदर की तकरीब होगी अलबरदारी की, फिर उस्माइल हानिया आएंगे। मतलब ये 2 महीने का क्या चक्कर है। इसमें तो सदर इब्राहिम रईसी जो है वो भी शहीद हुए। तो अभी एक बड़ा कंफ्यूजन है मिडिल ईस्ट में कि ये 2 महीने, और ये क्लैरिटी आना जरूरी है ईरान की तरफ से कि भाई 2 महीने का क्या इशू है सारा। अच्छा, उसके साथ ही जो, तो मैंने आपसे कहा कि एक तो वस्ती बैरूत में सारा शिफ्ट हो रहा है, यानी उन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर और ये सारा कि कोई किसी जंग की सूरत में हिजबुल्लाह जो है, और हिजबुल्लाह उस पर स्ट्राइक करेगी भी, तो सोग है, तो मेरे ख्याल से सोग 3 दिन का खत्म होने के बाद वो स्ट्राइक करेंगे। और ईरान क्या करेगा, हुतीस क्या करेंगे, सीरिया ये अभी एक सवाल खड़ा है। पूरे मिडिल ईस्ट की सूरत है, अमेरिकन क्या सकिन हो जाएंगे, क्या अमेरिकन इसमें अलग रहेंगे। क्योंकि कल जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, बहुत बड़ी कामयाबी सफारती महाज पे, जिसका ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है ये मशरिक़ वस्ता के हालात से। और वो उनको सफारती कामयाबी हासिल हुई है। 26 जो कैदी हैं, या रमाली कह दिया जाए, कैदी कह दिया जाए, 26 कैदियों का तबादला हुआ है अमेरिका, यूरोप और रशिया के दरमियान। 26। और ये 26 जो कैदी हैं, ये वो कैदी हैं जो कि जिनमें से अच्छा, अमेरिका ने भी छोड़े। अमेरिका ने कुछ एक साहब को छोड़ा है जो वहाँ पे जो है वो कत्ल के इल्ज़ाम में स्लोवेनिया से उनको ले जाया गया था, और स्लोवेनिया में एक कपल अरेस्ट हो गया था। 7 मुल्कों के जहाज उतरे हैं कल अनकरा में, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, अब आप ये देखें कि इसमें जो पॉल वेहलान है, पॉल वेहलान, ये पॉल वेहलान जो हैं, ये तो एक सिक्योरिटी फर्म से गालिबन वाबस्ता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ये वहाँ से रशिया ने इनको छोड़ा है। और उसके बाद जो है वो जो इवान गर्शगॉफ, ये जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के, इनको छोड़ा गया, ये रहा हुए वहाँ से। लेकिन उसके बदले में जो रशिया ने अपने लोग छुड़वाए हैं, उसमें एक तो वैदिम क्रेसिकॉफ है। ये वैदिम क्रेसिकॉफ जो हैं ये इनको भी रिहा किया है, और ये जो हैं ये कत्ल के इल्ज़ाम में वहाँ पे मौजूद थे। और 7 मुल्कों के जहाज़ लैंड हुए, और उसमें से कई जो हैं वो चले गए जर्मनी, कुछ गए स्लोवेनिया, और कुछ जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के में लोग जो हैं वो आगे पीछे हुए। और ये बहुत बड़ी कामयाबी, और इसमें रोल प्ले किया तुर्की ने बहुत क्वाइट, बहुत इम्पॉर्टेंट, और मेरा ख्याल है कि एक ऐसा रोल जो कि कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता था। क्योंकि आप देखिए कितना क्वाइटली उन्होंने इसमें जो है 7 मुल्कों के जहाज उतरे, वहाँ से लोग जो हैं वो कुछ बेलारूस में थे, बेलारूस से गए कोई। अच्छा, तो ये जो है ये कैदियों का तबादला हुआ। लेकिन इसमें वही सवाल, बहुत से लोग अभी रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद रिसीव किया, कैमिला हैरिस भी थी एयरपोर्ट पे, और वो जर्नलिस्ट भी आ गए और बाकी लोग भी आ गए। एक कपल को, जो अर्जेंटीना का कपल था, वो जो है उसके मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। उनके बच्चों को ही नहीं पता था, मियाँ बीवी, उनके बच्चे बड़े बड़े, उनको पता नहीं था कि हमारे माँ बाप जो हैं वो रशियन स्पाइज हैं, तो वो भी रिहा हुए इसमें। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये प्रेसिडेंट बाइडेन और कैमिला हैरिस के लिए, जहाँ पर ये सफारती मामला चल रहा था काफ़ी अरसे से, और
ये पिछले जून में इसमें तेज़ी आ गई थी, तुर्की ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें। लेकिन और तुर्की जो है, तुर्की का मैं कोट करूँ, वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, ये 6 अगर स्लाइड हम देखें, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो MIT है, ऑर्किड स्टेट्स हिस्टोरिक प्रिजनर स्वैप इन्वॉल्विंग 7 कंट्रीज, 7 मुल्कों के साथ एक वक्त में तुर्की ने ये जो प्रिजनर्स, अब आप देखें कि अमेरिका, रशिया, जर्मनी, ये सारे 7 मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं जो एक इसमें प्रिजनर स्वैप हुआ है। ये कोई छोटा वाकया नहीं है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है टर्की का डिप्लोमेटिक नेटवर्क, टर्की की जो पावर है, और प्लस टर्की का जो की इंटेलिजेंस इस तरह काम करती है कि उन्होंने सबको यकीनी बनाया कि और खामोशी के साथ कोई बात आगे भी ना फैले, दाएं भी ना हो, बाएं भी ना हो, कुछ कैदी उधर, कुछ कैदी सारे जहाज़ों में, पोलैंड का भी जहाज़ लैंड हो रहा है। तो अच्छा, तो अब इसमें यह है कि, और वो जाहिर है सब जिम्मेदार उधर से, उनके इंटेलिजेंस के नुमाइंदे भी हर जहाज़ में मौजूद हैं कि वो अपने कैदियों को लेके जाएंगे 7 मुल्कों के, और इन हालात में जबकि पूरी सूरत हाल मशरिक़ी वस्ता के अमेरिका से भी 2 जहाज़ होते हैं। अच्छा, अब मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि ये देखना ये है कि अब अगले कुछ अरसे में ये मिडल ईस्ट की सूरत हाल किस तरफ जाती है इसमें, और इसमें जो है ये बात ज़हन में रहे कि यहाँ पर एक लार्जर गेम है इस पूरे रीजन में, एक ग्रेट गेम भी है। एक तो है ना कि एक ये अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ा चेस बोर्ड है उस पर ये बिग पावर गेम भी है। आप इसमें ये ज़हन में रखें कि जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि, और हर एक को पता है, इसकी ज़रूरत नहीं कहने की, बशारुल असद तो गए थे, यानी हाफिजुल असद नहीं, बशारुल असद तो बहुत यंग, कदाफी गए, उसमें बड़े बड़े यहाँ से सद्दाम हुसैन सब फारिग हो गए, बशारुल असद बच गए। ये सोचा है आदमी तो आदमी हैरान होता है, और वो इसलिए बच गए कि प्यूटिन उनके साथ था, और बशारुल असद वापस आ चुके हैं अब अरब लीग के अंदर। अब ये जो पूरी एक जो पूरा एक जो चेस बोर्ड है इसमें मिडिल ईस्ट में, इसमें सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती करवाई हुई है जो है वो चाइना ने। रशिया मौजूद है सीरिया में, इसका मतलब है कि सीरिया और लेबनान तो बिल्कुल आप सड़क पे जाएं तो पता ही नहीं, मतलब 2 मिनट में बड़ा खूबसूरत रास्ता है, आप चाहे वो पहाड़ियों के दरमियान से जाएं या सीधा हाईवे से चले जाएं, तो वहां पर भी रशिया मौजूद है और चाइना मौजूद है, और ये हैफा की बंदरगाह पे इंडिया। अच्छा, इसमें I2U2 जो बना था इत्तेहाद, एक I2U2 मतलब इंडिया, इसराइल I2 और U2 में USA और UAE, तो I2U2 आगे नहीं चल सका, वो इत्तेहाद बना पिछले चंद सालों में। फिर एक IMEC बना, और IMEC को जाहिर है कि वो भी कहीं दब गया दरमियान में, तुर्की ने उसको उठने ही नहीं दिया। दोनों जब बने तो दोनों के बारे में बात हुई कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्दे मुकाबिल हैं, और इसमें भी ये था कि अच्छा वो भी ज़ाहिर ख़त्म हुआ, इसलिए कि वो अब सिचुएशन ही मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। और इसराइल का इंडिया मतलब ज़मीनी रास्ता किया और समंदरी रास्ता किया, और वो तो बहर अहमर और हुतीस क्या आगे जाके क्या बनेगा कोई नहीं जानता। लेकिन बात सारी ये है इसमें कि क्या इसमें जो है वो अमेरिका सकिन होगा इस वक्त, और क्या अमेरिका चाहेगा वो सकिन हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये जहन में रखें कि अमेरिका अगर यहाँ सकिन हो गया मिडिल ईस्ट के अंदर, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका सकिन हो गया तो फिर वो चाइना का जो वो एशिया पैसिफिक तो फिर गया, वो जो असल टारगेट जो ट्रंप और कैमिला हैरिस और बाकी सारे अमेरिका का जो असल, यहाँ पर एक खूनी लड़ाई के इम्कान आते हैं, खूनी, जिसमें कोई किसी की बात नहीं सुनने जा रहा। मतलब उस सैकड़ों कैदियों का क्या बनेगा जो इसराइल की जेलों में मरवान बर होती, और वो सारा सब साइड पे चला गया। वो क्या बनता है क्या नहीं बनता, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का फ्यूचर क्या है महमूद अब्बास का कोई नहीं जानता, अरब ममालिक किस तरह रिएक्ट करेंगे, जॉर्डन की क्या पोजीशन होगी, क्या कोई तोड़ेगा अपना माहिदा नहीं तोड़ेगा, मतलब एक बहुत अनसर्टिनिटी। और ख़ास तौर पे ईरान की तरफ से जो होगा सो होगा, उधर हिजबुल्लाह जो है, वो हिजबुल्लाह तो बिल्कुल एक क्योंकि उनका तो देखा हुआ है 2006-07 में, यहाँ से हमारे पाकिस्तान से और भी कलीज़ थे, मैं तो टिका रहा बहुत अरसे तक वहाँ, और बहुत दफ़ा जाना आना जाना रहा, ठीक है। तो वो ये है कि उसमें वो अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और क्योंकि उनके भी तो नंबर 2 जो दस्ते रास्त हैं सैयद हसन नसरुल्लाह के, उनको और काफ़ी अरसे से, और फिर ये था कि हम इसलिए नहीं जा रहे कि गज़ा के अंदर जो है वो सीज़ फायर होगा और माहिदा होना है, और तो हम रोका हुआ है, लेकिन अब तो वो एक कहानी किसी और रुख पे चली गई है। इजिप्ट क्या करेगा, वो मुल्क जो कि अमेरिका के बहुत क्लोज हैं,
वो क्या करेंगे, या जिन्होंने मुआहदा किया हुआ है, जैसे इजिप्ट है, जैसे जॉर्डन है, जैसे यूएई है, बाकी मुल्क बेशुमार। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, इवन टर्की नेटो का मेंबर है। तो वो क्या सकिन होंगे या इसको देखते रहेंगे? क्योंकि एक दफ़ा कहीं से भी कोई चीज़ चली तो वो फिर अरब स्ट्रीट, जो मैंने पहले भी बात की थी, अरब स्ट्रीट, और एक उसमें यानी एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि इन मुल्कों ने सफारती सतह पर बहुत कोशिश की, बहुत तैयारी करके बैठे हुए थे, रिकंस्ट्रक्शन की बहुत तैयारी करके बैठे हुए थे कि वो वहाँ पे जो है वो एक सीज फायर की सूरत में कैसे रिकंस्ट्रक्शन होगी, बच्चे कहाँ पर, जख्मी कहाँ पर आएंगे, किस वक्त आएंगे। तो बिल्कुल होते होते अभी हो गया, बस अभी मतलब इस तरह होते 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 खींचता चला गया। अब इस दौरान जो है वो मोसाद ज़ाहिर है अपनी प्रिपरेशन करती रही, और वो एक बड़ी विक्ट्री उनके लिए, मोसाद के लिए तो बहुत बड़ी विक्ट्री है कि जी इस्माइल हानिया को सीधा, ये भी अब डिस्कस हो रहा है कि इस्माइल हानिया की जगह कौन लेगा, और उसमें जो है वो 3-4 नाम अब यहाँ पे सामने आ रहे हैं। और उसमें जो 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि फौरी तौर पे यहाँ पर ये लाजिम है कि इस्माइल हानिया की जगह क़यादत किसने संभालनी है, तो वो जो है वो फौरी तौर पे आ जाए, वो शख्सियत का नाम अनाउंस कर दिया जाए, ताकि ये पता चले कि जी वो कौन सी शख्सियत हैं। तो खालिद हाया हैं, अच्छा वो जो हैं वो खालिद हाया तो जो हैं वो जाहिर है कि अभी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, नायब सरबराह हैं, और वो जो हैं वो मौजूद भी थे आज कतर में, और काफ़ी अरसे से वो फाल भी रहे हैं, और उनका नाम जो है वो भी चल रहा है दरमियान में। और ये जो हैं ये बड़े एक यानी इनका भी एक नाम चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरा जो नाम है यहाँ पे वो चल रहा है खालिद मिशाल का, कि खालिद मिशाल जो हैं वो दोबारा आ जाएं। खालिद मिशाल जो हैं वो खालिद मिशाल जो कुवैत में पले बड़े, मगरबी किनारे से इनका ताल्लुक है, गजा से नहीं है, और ये छोटी उम्र में ही चले गए थे खालिद मिशाल कुवैत, और कुवैत चले गए थे। कुवैत से फिर ये वापस काफ़ी देर के बाद 1975 में शायद या 76 में ये वापस गए, और वहाँ पर ये गए। फिर उसके बाद हमास के शुरू के फाउंडर्स में से ये एक थे, और ये जो हैं ये इनके ऊपर जो है ये और ये वो हैं जिनको जहर देने की कोशिश हुई थी। इस बात को पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि ये 1997 में, अब देखें दुनिया कैसी है। 1997 में खालिद मिशाल को जॉर्डन में जब ये मौजूद थे तो इनको कहा उस वक्त के इसराइल के वज़ीर आज़म ने, 1997 में इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि खालिद मिशाल को कत्ल कर दो। वज़ीर आज़म इसराइल के कौन थे? नेतन्याहू। 1997 2024 खालिद मिशाल ओमान में अपने घर से निकले, सुबह के वॉक कर रहे थे, गार्ड साथ थे, एक आदमी सामने से चलता हुआ आया, कैनेडियन पासपोर्ट थे उन लोगों के, और वो खालिद मिशाल के पास से गुजरते हुए उसने कान में एक छोटा सा कतरा डाल दिया खालिद मिशाल के। वो कतरा जो था वो एक जहर था, पॉइजन। वो खालिद मिशाल लेकिन हुआ है कि इनके 2 गार्ड्स ने जाके वो पकड़ लिया उन बंदों को, वो मोसाद के एजेंट्स थे। अब ये वाक़या उस वक्त शाह अब्दुल्ला जो हैं वो शाह हुसैन उस वक्त जिंदा थे, शाह अब्दुल्ला के वालिद। अब ये हुआ कि उन्होंने शाह हुसैन ने डायरेक्ट फ़ोन किया नेतन्याहू को कि ये यहाँ पे, अच्छा आईसीयू ले गए और ये कोमा में चले गए, खालिद मिशाल कोमा में चले गए। उसके बाद शाह हुसैन ने टेलीफोन किया 1997, उन्होंने फ़ोन किया नेतन्याहू को डायरेक्ट कि मुझे इसका एंटीडोट चाहिए, यानी ये जहर का जो तरियाक, ये जहर को कैसे ख़त्म करना है ये मुझे चाहिए, वरना मामलात बिगड़ जाएंगे। मुआहदा तो एक तरफ गया, ये हम यहाँ सड़क के ऊपर फांसी लगाएंगे ये मोसाद के बंदों को। ये जो बात चल रही थी तो एक तीसरी शख्सियत दरमियान में कूदी। वो शख्सियत अमेरिका में फिर एक्टिव है, और वो दाएं तरफ खड़ी है प्रेसिडेंट बाइडेन के और कैमला हैरिस के, और उस शख्सियत का नाम था जनाब बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे उस वक्त। अब देखें दुनिया कैसी है छोटी। बिल क्लिंटन भी मौजूद हैं, खालिद मिशाल भी मौजूद हैं, बिल क्लिंटन कैमला हैरिस के साथ कैंपेन कर रहे हैं डेमोक्रेट। बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू को फोन किया कि फौरी तौर पे वो एंटीडोट लेकर पहुंचाओ ओमान में, तो मोसाद के सरबरा खुद वहां से वो एंटीडोट लेके पहुंचे,
खालिद मिशाल कोमा से बाहर आए और कुछ अरसे के बाद खालिद मिशाल जॉर्डन से शिफ्ट हो गए सीरिया में, फिर 9/11 और उसके बाद फिर दुनिया आगे चल पड़ी। अब खालिद मिशाल पे दबाव है कि जी आप आके दोबारा, अच्छा इसी तरह से जाहिर जारीन है उन पे, उनका भी कहा जा रहा है कि वो शायद कमान संभाल लें। उनको कहा जाता है वो CEO हैं हमास के, क्योंकि वो सारा फाइनेंस डील करते हैं। अबू मूसा मरजूक को भी कहा जा रहा है। अबू मूसा मरजूक जो है वो उनको वो अमेरिका में ज़्यादा उनकी वो रही, और वो खालिद मिशाल से पहले वो पोलिट ब्यूरो के सरबराह थे, और उनको जो है वो वहाँ पे JFK पे उनको गिरफ्तार कर लिया था। और वो ये 90 की दिहाई में वो इजिप्ट और ईरान और ये सारे मुल्कों से घूमते घामते, उनके ग्रीन कार्ड था, वो PhD करके पढ़ाते थे वहाँ, तो उनको JFK पे रोक लिया, ये 95 में एयरपोर्ट पे रोक लिया उनको, और एयरपोर्ट पे रोकने के बाद उनको डिपोर्ट किया। तो कोई अरब मुल्क उनको लेने को तैयार नहीं था, जॉर्डन ने ले लिया। जॉर्डन ने कहा कि आप इनको हमारे पास भेज दें, तो वहाँ पर वो आए अबू मुसा, उनका भी नाम चल रहा है कि वो भी जगह संभाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बात ये चल रही है कि खालिद मिशाल साहब दोबारा आ जाए। अब इसमें अरब मुल्कों ने क्या करना है, अमेरिका ने क्या करना है, चाइना ने क्या करना है, रशिया ने क्या करना है, टर्की ने क्या करना है, ये अगर एक्सकेलेट होता है मामला। और दूसरी बात यह कि ईरान ने क्या करना है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वक्फा लीजिए, उसके बाद नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी का धरना जारी है, मुज़ाकरात जो है बेनतीजा हुए अभी तक, क्या कहें? मुझे नहीं पता कि यहाँ से क्या एक हुकूमत ही कह रही है कि हम तो बात नहीं करेंगे उनसे, और उनकी तरफ से कोई ना कोई, मेरे ख्याल से आज ऐलान होगा या कल होगा, जमात इस्लामी कुछ ना कुछ तो यहाँ से ज़ाहिर है उसने गेन करके जाना है पोलिटिकली और पब्लिक के लिए। हाफिज नईम साहब हैं, वो आए हुए हैं और एक अवाम का उन्होंने इशू उठाया हुआ है। अच्छा, मैं आपसे जो बात कर रहा था वो ये कि ये सारे वाक़यात जो हैं ये जहन में रखें कि अब तो मैं यहाँ तक कहता हूँ ना कि वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला में मैदुरो के ओपोनेंट को तस्लीम कर लिया है मगरबी मुल्कों ने, तो वहाँ पर भी एक टर्मोइल खड़ा हो गया, और वो हम बता चुके हैं कि वेनेजुएला की। लेकिन ये जो वाक़या है इस्माइल हानिया का, ये वाक़या तो हमारी सरहद के उस तरफ पेश आया, और ये जो है बिल्कुल आप समझें कि बलूचिस्तान में कुछ काफ़ी दिनों से बड़ी बेचैनी थी वहाँ पे। आज वहाँ पर भी जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हुए और एक एग्रीमेंट हुआ। सर ये सारा जो मैं बार बार कहता हूँ कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं बैठ के कि कुछ नहीं है, ये हमारे आसपास खित्ते में आग लगी हुई है इस वक्त, और ये मामला ख़राब होने जा रहे हैं आगे। अब इसमें यह है कि देखें, अब बांग्लादेश से शुरू करें ना। बांग्लादेश में जमात इस्लामी 1941 में ग़ालिबन जमात इस्लामी जब कायम हुई, तो सईद अबुल अला मौदूदी जो है वहाँ पे बांग्लादेश में बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात इस्लामी रही, और 1971 में जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लड़ रहे थे उनके लोग, जो बाद में फिर गिरफ्तार भी हुए और सख्तियाँ भी हुई। लेकिन आप ज़रा देखें कि 2024 में जाके वही लोग जो कि यानी आप समझें कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे खड़े थे, और वहाँ पर एक किस्म का एक नारा बन गया था कि जो यानी उनकी आज़ादी के ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तान के साथ है, मगरबी पाकिस्तान या मौजूदा पाकिस्तान के साथ है, तो वो गद्दार है। अब वो पूरे बांग्लादेश में वो नारे गूंज रहे हैं कि हम भी रज़ाकार, मैं भी रज़ाकार, तो तू भी रज़ाकार, तो वो सारे के सारे जमात इस्लामी बैन हो गई वहाँ पे, और ये बड़ी पावर के साथ जमात इस्लामी सड़कों पे है, और उसके नतीजे 10,000 लोग वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ है, 10,000 लोगों को बांग्लादेश में, और 200 से ज़्यादा वहाँ इंसानी जानें जा चुकी हैं। अब ज़रा टर्मोइल देखें, और ये वो टर्मोइल नहीं है जो आप कहें कि ये थोड़ा सा एक है, ये किसी भी वक्त एक बड़ी एक्सीडेंटल वॉर्स पूरे खत्ते में कहीं पर भी बड़ी जंगें हो सकती है, मतलब अचानक। अब मुझे नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है जो हमें नहीं पता कि किस तरफ जाएगी, लेकिन मैं हमेशा ये बात तो तय है कि जो भी अगली दुनिया का नक्शा बनने जा रहा है जियो पॉलिटिक्स, वो गजा से ही, इसराइल से, यहीं से जन्म लेगा। इस्माइल हानिया के बाद हिजबुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह क्या करते हैं, इराक क्या करता है, शिया सुदानी है वहाँ पे, मुक्तदा सदर है, आयतुल्लाह सिस्तानी है, मतलब बहुत एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। इजिप्ट की सिचुएशन क्या बनती है, बाकी मुल्कों के हालात क्या बनते हैं,
और फिर ईरान, आप ये देखें ना कि इसमें एक तो ये प्रोजेक्ट्स तो सारे साइडों पे चले गए, जो मैंने आई मैक और U2 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप देखें तो इसमें रशिया, चाइना, अमेरिका भी मौजूद हैं। कुछ मुल्क अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं, कुछ मुल्क जो हैं वो एक पोजीशन लेके लेकिन बड़े मोहतात हैं। देखिए ना, जैसे कि IMEC और U2 था, तो इसमें इंडिया हमारा पड़ोसी, बिल्कुल एक तरफ इंडिया है, एक तरफ ये ईरान का वाकया पेश आया। इंडिया और चाइना के मुज़ाकरात फिर बेनतीजा ख़त्म हुए हैं उनके दो रोज़ पहले, जो उनके डिप्लोमेटिक चैनल्स पे थे, नॉट मिलिट्री चैनल्स नहीं, बल्कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स पे। हालांकि पिछले चंद दिनों में 2 मुलाकातें जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और चाइना के वांग ली के दरमियान हुई हैं, और एक तो हुई है जो कि आसियान समिट के दौरान हुई है, और दूसरी जो है वो उससे पहले अस्ताना में हुई थी SCO के समिट में, लेकिन उसमें यह था कि शायद कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो वो मुज़ाकरात इस वाक़े से पहले ही वो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ये एक लार्जर गेम में, इस लार्जर गेम के अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस हो रहे थे, तो ये बिल्कुल बेल्ट एंड रोड के अगेंस्ट थे, जो कि जीरो पॉलिसी है इस वक्त चाइना के लिए और रशिया के लिए और नॉर्थ कोरिया, तो बिल्कुल। और ये अब ये देखें कि वो एक बूट्स ऑन द ग्राउंड है इस वक्त, बूट्स ऑन द ग्राउंड है रशिया और चाइना। अगर आप कहते हैं मिलिट्री बेस है उनकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं। आप रशियन फोर्सेस को तो छोड़ दें, रशियन फोर्स तो खुद है, लेकिन आप यानी रशियन ट्रूप्स तो खुद मौजूद हैं, लेकिन वैगनर ग्रुप तो है। और इशू ये है सारा कि वो अब ये पिक्चर किस तरफ जाती है, कहाँ क्या इसको मुल्क बैलेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया, पाकिस्तान की तरफ से आज, इससे पहले भी मुजाहरे पाकिस्तान में होते रहे फ़लस्तीनियों के साथ, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुल के माजी में कई सालों के बाद फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। फ़लस्तीनियों का तो मुस्तकिल एक इशू चल रहा है ना कई सालों से, लेकिन पाकिस्तान कभी बहुत ज़्यादा गया है, कभी थोड़ा सा कम गया है, कभी बहुत खुल के फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। वो ये दिन थे। पाकिस्तान ने करारदाद भी पेश किया, मुनीर अकरम साहब की अब तकरीरें सुने। पाकिस्तान मुस्तकिल यहाँ पे ना सिर्फ पार्लियामेंट में, अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातें भी और अस्करी क़यादत भी उनके इजलासों में। लेकिन सवाल ये है कि इसमें क्या बाकी मुल्क जो हैं वो भी, उनकी भी वही पोजीशन थी कि वो भी सारे फ़लस्तीनियों के लिए कर रहे थे, लेकिन वो अब इस मरले पे वो मतलब आइदर यू आर विद अस और देम, क्या वो अपनी टेरिटरी अलाउ करेंगे कि ईरान से कोई फ्लाइट्स जाएं और रास्ते में उनको अमेरिका का या बाकी वो इसराइल पे गिरेंगे वो जहाज़ या मिसाइल या बाकी, मतलब एक अनसर्टिनिटी सी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है कि कौन सा मुल्क क्या करता है इस वक्त। और मुल्कों ने अपनी अपनी बादशाहतें और अपने अवाम को भी संभालना है, और साथ ही एक बड़ी डेलिकेट सी पॉलिसी भी। मैंने आपसे कहा ना, पूरी दुनिया में अब वो सफारतकार भी अलर्ट हो रहे हैं। और इस दौरान आप देखें, ये शुक्र है ये माहिदा पहले हो गया था, ये जो कैदी रिहा हो गया, वरना ये भी बीच में कहीं इसमें आ जाते। ये जो कैदियों का तबादला हो गया अमेरिका और रशिया और जर्मनी का, शुक्र है ये वक्त पे हो गया। इसकी तैयारी बहुत अरसे से थी, ये हो गया, वरना इतने क्यास में वो उनका पता नहीं क्या होना था। जैसे कि वो रह गए जो फ़लस्तीनी जेलों में, और यरगमाली भी रह गए, उनका भी किसी को नहीं पता कि वो क्या बनेगा, उनका क्या नहीं बनेगा। जो हमास के पास रह गए वो सेकंड इशू बन गया। ये सनवर के ऊपर भी कहा जा रहा है कि वो भी एक कैंडिडेट हैं जो हमास की क़यादत संभाल लें इस्माइल हानिया के बाद। लेकिन ज़ाहिर हमास की क़यादत वही शख्स संभालेगा जो बाहर हो, ज़्यादा मूव कर सके डिप्लोमेटिकली भी। और सारा भी तो खालिद मिशाल हो सकते हैं, या हो सकता है खलील हानिया, किसी भी और शख्सियत को दे सकते हैं, लेकिन वो जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। इंडिया का रिस्पॉन्स अभी आना है। इंडिया का रिस्पॉन्स जो होगा मेरा ख्याल है बड़ा मुतासा होगा, क्योंकि ईरान के अंदर ही वाक़या पेश आया है, और वो जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल जो मैंने आपसे बांग्लादेश में डेवलप हो रही है। तो हसीना वाजिद, मुझे नहीं लगता कि हसीना वाजिद सर्वाइव कर पाएंगी, ना किसी का दुनिया में ध्यान है हसीना वाजिद पे इस वक्त। लेकिन फिर बांग्लादेश के अंदर क्या होगा ये भी हम नहीं जानते। यानी पोस्ट हसीना वाजिद वहाँ पर स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, वहाँ उन्होंने यूट्यूब ये वो सारी दुनिया की चीज़ें बंद कर दी हैं, म्यांमार, और वो अजीब एक सूरत हाल में क्योस है। और बांग्लादेश के अंदर जो है वो हसीना वाजिद तो नहीं बचती। अब हसीना वाजिद अगर नहीं बचती तो वहाँ दूसरी तहरीक जो है वो तो गो इंडिया गो है, मतलब एक वो तो है ही। मैंने आपसे कहा ना, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि मुल्कों की वो पॉलिटिकल कैंपेन ही गो इंडिया, इंडिया इन इंडिया आउट पे चल रही है। मतलब ये अजीब सी बात है।
मतलब इतना इंडिया उनके पॉलिटिकल सेटअप में घुसा हुआ था कि मतलब मालदीव को तो इंडिया इन इंडिया का आउट, मतलब नेपाल तो इंडिया इन इंडिया आउट, बांग्लादेश तो इंडिया इन इंडिया आउट। तो इंडिया के लिए इस वक्त बड़ा, फिर चाइना के साथ वो बातचीत रुक गई अपनी जगह, और चाइना मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये उन्होंने जब अमेरिकन ने कहा कि आप ये इनको कहीं हुतीस को कि ये अलाउ, तो चाइना नहीं इन्वॉल्व हुआ बीच में। और चाइना अब क्या करता है, क्योंकि चाइना ने 14 अराकीन को बुला के पोस्ट वॉर प्लान पूरा तैयार कर लिया था, ठीक है। अच्छा, तुर्की और कतर के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इसराइल नहीं करता, मतलब वो हैं, उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन जो तैयब उर्दगन का एक स्टांस है वो ट्रस्ट करते भी नहीं है, वो पकड़ा भी हुआ है उन्होंने मुसाद। तो मैंने आपसे ना कि ये बहुत ज्यादा एक ऐसी सूरत डेवलप हो रही है अगले चंद दिनों में। और ये मैंने आपसे कहा, ईरान अभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएगा कि वो बताएगा कि भाई ये तो मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच भी नहीं है, ये तो फिर कंस्पिरेसी हो गई ना कि 2 महीने पहले रखा था लाके किसी ने धमाका खेज मवाद, यानी किसी को पता था कि ये हादसा होगा, फिर वो तकरीब होगी, फिर हम इस्माइल हानिया। तो ईरान अभी अपने नुक्ता नजर अपनी इन्वेस्टिगेशंस के साथ आके ये क्लैरिफाई करेगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, ये बहुत ही अजीब स्टोरी है। कैसे मुमकिन है? 2 महीने पहले तो इस्माइल सॉरी हयात थे, जो इब्राहिम रईसी थे। तो ये जो है ये सूरत हाल एक अजीब सी हो रही है, और ईरान जो है वो अब कैसे, क्या, व्हाट नेक्स्ट। और इसमें उस सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कॉल की है मुख्तलिफ मुल्कों से, वो ज़ाहिर बात कर रहे हैं, यूएई से बात की है उन्होंने, बाकी मुल्कों से कि भाई किसी तरह से पीस एग्रीमेंट होना चाहिए। मगर उस पीस एग्रीमेंट तो जब होगा सो होगा, उससे पहले एक भरपूर जंग जरूर होगी, उसमें कौन कहाँ पे क्या होता है, किसका क्या बनता है, एक भरपूर जंग तो होगी, ठीक है ना। अब वो जंग किस सूरत में होगी, कब होगी, ईरान फौरी अटैक करेगा, ठहर के करेगा अपने, क्योंकि प्रेशर ये भी तो है ना, फौरी अटैक अगर आप नहीं करते तो फिर वो एक अजीब सी सूरत बन जाती है। क्या नेतन्याहू उसमें जाएगा, बचेगा? क्योंकि नेतन्याहू भी तो एक इरिटेंट बना हुआ है ना कि जी वो भी एक नहीं होने दे रहा, मामला को आगे नहीं चलने दे रहा। तो वो क्या मतलब है कि डीप स्टेट्स एक्टिव हैं, मुल्क एक्टिव हैं, दुनिया एक्टिव है। तो उसमें फिर पाकिस्तान में ये जाके देखें ना, मैन मेड क्राइसिस, आप यकीन करें कि मईशत और ये सीटें और खसूसी सीटें और ये मतलब एक दर्द सर है कि लोग, इंसान सोचे कि ये पड़ोस में और आसपास खत्ते में क्या हो रहा है, और हम इस वक्त किस कदर गैर संजीदा बहस जो है उसमें उलझे हुए हैं। तो फिर अकाबरीन से गुजारिश बराए करम कि जो खत्ते और दुनिया में जो इतने बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो उसमें बजाय ये कि हम ये मामूली बहुत मैन मेड क्राइसिस है, इसमें हम सकिन हो गए हैं बहैसियत कौम, हम अपने आप को थोड़ा सा पुल आउट करके और देखें कि क्या हो रहा है। क्योंकि मुल्क अगर हैं तो फिर सियासत है, सियासत ये बाकी सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। इस वक्त मुल्कों का जो अपना जो, और हमारे पास तो देखें ना, यहाँ से वो गए छोड़ के, तो वो वही हुआ ना कि छोड़ के गए तो पीछे वो लोग उनके आ गए, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेट हो गए। इसी तरह इन्फिल्ट्रेशन होती है ना कि मैसिव एक उधर से जो है वो लोग निकले, जब इनखला हुआ अफगानिस्तान से तो हजारों की तादाद में लोग निकले, तो उसमें जाहिर है कि हजारों लोगों को रोका नहीं जा सकता, तो बहुत से अंदर आ गए, वो कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, वो अभी यहाँ पर कोई पुरसकून रहते हैं, कोई दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो ये इसीलिए मुल्कों को अपने आप को संभालना इतना ज़रूरी है इस वक्त कि फिर वही बात कि हम गुजारिश कर सकते हैं, ये डिस्टेबलाइज हो गया बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर जाते देखते देखते। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।